ठीक है, जल्दी से इस सवाल का आंसर आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि ये एक्चुअल में इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, आराम से इत्मीनान से निकाल सकते हो हर एक सवाल का आंसर। देखो सबसे पहले गुड मॉर्निंग भैया, शुभम रूपम। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। देखो ये जो सवाल है ना, इसको करने का जो टेक्निक लगानी है, नॉर्मली आप लोगों ने खूब अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ रखा ही होगा वैसे तो, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आया हूं तो कुछ क्या हम अलग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये टी है और ये एन है, क्योंकि इसका गैप ज़्यादा है, हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर यहाँ पर और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये 7 है और यहाँ ये 14 है, तो 7 प्लस होगा और यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, और 2 में और 7 में कोई कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बनता नहीं है, तो इसको होल्ड कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि टी से एन हो रहा है, यानी कि 20 से 14 हो रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर 6 कम हो रहे हैं? मैं कहूँगा हाँ भैया बिल्कुल 6 कम हो रहा है। अब यहाँ पर ये टी हो रहा है, तो यहाँ पर एन में 6 प्लस किए गए, बोलो हाँ। यहाँ से माइनस के 6 करके ही आई आएगा, और 16 और 6 22 हो जाएगा, बोलो हाँ। यहाँ पर -6 करोगे तो आपका v मिल जाएगा 28 में से भाई v 26 और 2 28 पे से जब आप 6 घटाओगे तो 22 पे v हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस पे प्लस का 6 यहाँ पर करोगे तो 6 और 1 7 पे g हो जाएगा, और यहाँ से -6 करोगे तो l आएगा, यहाँ पर +6 करोगे। मतलब अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखें तो हम देखो v है, यहाँ 3 जगह y है, यहाँ z और g और z, यहाँ 3 जगह z है। तो आप सबसे पहले देखो कि अगर इसका कोड हमको निकालना है तो हमको पता है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर भी सेम है, कुछ भी नया नहीं करना आप लोगों को, सेम प्रोसेस लगाना है यहीं पर जो दे रखा है। मतलब मैं यहां से आपसे कहूंगा कि भैया 6 कम कर दो, 6 कम कर दो। अब ई से जैसे ही तुम लोग 6 कम करोगे, बोलो 5 जाएंगे तो जेड तो यानी वाई आएगा, बोलो इसको काट दें, ये आंसर तो हमारा होने वाला नहीं है ना, ये आंसर तो हमारा होने वाला ही नहीं है। अब हम बोलते हैं सर, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 20 और 6 26 जेड वाला आंसर होगा। अगर जेड वाला आंसर होगा तो ये दोनों गए। अब आप इनके कॉम्बिनेशन को चेक करो, देखो 2 और 2 समान है। तीसरे वाले को देखो, तीसरा क्या आएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा माइनस प्लस माइनस। अब तुम बी में से 6 घटाओगे, यानी 28 में से 6 घटाओगे तो 22 पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यानी कि डी वाला भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जो को बी आंसर आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे ये बताओ मुझे। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पर एक्चुअल में, बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो एक्चुअल में बी बनेगा, बात खत्म। अगले सवाल पे आ जाओ, इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए कि क्या बनेगा। ऐसा सवाल आप लोगों के पेपर में पूछा गया था। देखो क्या है इस सवाल में, क्या लगाओगे लॉजिक। आप लोगों से बोला है कि जो रिलेशन इनमें है इसके सिमिलर रिलेशन अनुसरण करता है वही इसमें होना चाहिए। मतलब मैं अगर लिख रहा हूं यहां ABL, उसके बाद YZM है ना, WXN। अब आप लोग यहां पर क्या करने वाले हो कि सर यहां पर तो -2 है, मैं कहूंगा हाँ। 25 से 23 हो रहा है, -2 है, तो आप पहले दो में -2 देखो, यहाँ -2 है, बोलो हाँ। 19 20 21 -2 है, 12 से -2 है, 5 और 2 -2 है, ठीक है, 3 हो गया। अब यहां पर देखो 28 से 26 -2, 26 से 24 -2, 12 से 13 +1, 12 और 1 13, 13 और 1 14, यानी कि लास्ट वाले में +1। एम के बाद एन होना चाहिए था, बोलो आंसर नहीं होगा। सी के बाद डी होना चाहिए था, बोलो आंसर नहीं होगा। बी का डी है, के का 11 है तो यहाँ 12 होना चाहिए था, बोलो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए, जब आप देने जाओगे ना DECCIL का पेपर। आगे बढ़ जाए तो ये ई नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये एफ होगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलती से हो गया है, तो मैं इसको अभी ठीक कर ले रहा हूं पहले, ठीक है। इसको मैं पहले एफ कर दे रहा हूं, वो बाय मिस्टेक हो गया, अब ये सब जगह ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, अब चलो आगे आ जाओ। ये हमारा हो गया, और अब हम आ गए यहाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए।
ये वाला। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सभी दोस्त, जितने भी प्यारे साथी हैं, तीसरे नंबर सवाल को। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। देखो इसमें कुछ नहीं है, जो सेट ऑफ मतलब ये फिगर्स हैं, आप लोग इनको कैसे अरेंज कर सकते हो, थोड़ा ध्यान देना। बोलेंगे सर हम इनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दो ब्लैंक हैं और एक पे कलर है, दो ब्लैंक हैं और एक पे कलर है। तो आप लोग देखो ब्लैक वाली एक बार तो लेफ्ट में है, फिर मिडिल में है, और फिर आ जाती है राइट साइड की। यानी कि ये जो है लेफ्ट राइट और मिडिल तीन प्लेसेस पे रहती है, ठीक है, तीन प्लेसेस पे रहती है। तो यहां पर देखो यहां पर देखो कहाँ है, देखो यहां मिडिल में है और यहाँ राइट साइड है, तो यहाँ लेफ्ट पर है। अलग अलग हो गई तीनों जगह, बोलो हाँ भैया। अब देखो यहां पर हमने बोला ये मिडिल में आ गई और ये लेफ्ट साइड आ गई, तो नेक्स्ट टाइम पर मिडिल में है ही है, लेफ्ट में है ही है, तो राइट एंड पे नहीं है ना। तो अगली बार ये जो ब्लैक वाली है जो भरी हुई है कलर्ड है, ये राइट साइड होगी, है ना, राइट साइड होगी। और बाकी ये जो दोनों ब्लैंक हैं, ठीक है, ये दोनों जो ब्लैंक हैं वो आपकी यहाँ हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ऑप्शन आप लोग कहाँ देख पा रहे, बोलो राइट साइड वाली ब्लैक यहाँ पर है और कहीं नहीं है राइट साइड वाली ब्लैक, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। किसका सही गया ये बताओ जरा। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे आगे। इस सवाल को करके दिखाओ कि इस मिसिंग नंबर की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताना। ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रखी है, इसकी जगह एक्चुअल में क्या आएगा जरा बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा। चौथा सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो यहां पर हम लोग बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप लोग यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो देखो आप लोगों को निकालना, देखो जब कभी भी बड़ा नंबर हो उस बड़े नंबर की ओर जाओ। आप लोग जानते हैं कि इन तीनों नंबर से अगर मैं ये नंबर जो बनाऊंगा, है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये सारे लॉजिक इसमें हम लोगों को देखने होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 200 के पार जाना चाहता हूं, जैसे 8 निम 72, 11 सत्ते 77, ये ज्यादा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा प्रोसेस में लगाता हूं कि मैं 8 का स्क्वायर करता हूं प्लस 9 का स्क्वायर करता हूं और 11 का स्क्वायर करता हूं। तो ये 64 बनेगा प्लस ये 81 बनेगा प्लस 121 बनेगा, यानी कि फाइनल अगर मैं इसको जोड़ता हूं, एक और एक दो, चार और दो छह, 266 बन जाएगा। सेम इसी प्रोसेस पर मैं सेकेंड पार्ट को कवर करता हूं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 296 और 4 300 हो गया। अब अगर मुझे ये नंबर निकालना है तो मैं 15 का तो कर दूंगा स्क्वायर, यानी 225, प्लस मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो आप बोलोगे 49, प्लस मैं 19 का स्क्वायर करूंगा तो 361, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ूंगा 300 और 200, 500 से कम तो आंसर होना ही नहीं है। नॉर्मल देख लो, 300 200 500 60 40 600 प्लस आंसर होगा। तो आप बोलेंगे ये आंसर तो होने नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर 635 होगा। किसी ने नहीं किया, बताओ तुम में से। आंसर जो होगा लल्ला वो 635 होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगातार इस सीरीज को फॉलो करो, तो तुम लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। चलो अब ये सवाल आता है श्लोक का, देखते चलना कौन कौन से टॉपिक का सवाल आया। हमने पहला सवाल देखा कोडिंग का, है ना, कोडिंग डिकोडिंग का देखा हमने पहला सवाल। दूसरा हमने लेटर सीरीज का देखा, और तीसरे सवाल में हम लोगों ने मिसिंग एलिमेंट देखा, चौथे में मिसिंग एलिमेंट देखा। अब हम देख रहे हैं क्या पांचवें नंबर में, बोलेंगे अब हम श्लोक देख रहे हैं। सर जल्दी से बताइए कि एक्चुअल में श्लोक का आंसर क्या बनना है। देखो श्लोकिज्म की अगर मैं बात करूं, दो पैटर्न होते, एक तो नॉर्मल आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करना है तो इस व्याप पर पढ़ना, एक होता है बैंकिंग का। तो बैंकिंग वाला पोर्शन यहाँ नहीं आता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो श्लोक पूछा जाता है उसको मात्र 3 पॉइंट अगर आपने अच्छे से डिस्कस मेरे साथ कर लिए तो जिंदगी में आप लोगों को कभी श्लोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखो श्लोक क्या है, इलॉजिकल टॉपिक है, लॉजिकल तरीके से पढ़ना है ना, इलॉजिकल सारी बातें रहती हैं, पर लॉजिकल सेंस से काम करना है। तो उसकी 3 पॉइंट को मैं ऐसे डिटेल में पढ़ाता हूं ना,
आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। जरा गौर फरमाइए, जरा क्या कहता है। सारे एम क्या हैं, सी हैं। सभी एम क्या है अल्लाह, बोलेंगे गुरुजी सभी एम जो है वो सब के सब सी हैं। चलो भैया, कोई भी एक्स एम नहीं है, यानी एम से आपको एक्स पे जाना है। अच्छे लेवल का सवाल पूछ रहा, मतलब है ना, एक्स नहीं है, कोई भी एम क्या नहीं है, एक्स नहीं है। अब देखो क्या कहता है, कुछ सी एक्स नहीं है। बताओ, कुछ सी जो है वो एक्स नहीं है। एक बात समझना, एक बात समझो, जब हमको पता है कि, देखो ध्यान तो सुनना, बड़ा प्यारा सवाल है यार, सच में बहुत मजेदार। सारी की सारी एम क्या नहीं है, सी नहीं है। सारी एम सी नहीं है, सी सॉरी सारी की सारी एम सी हैं, बोलो हाँ। और कोई भी एम क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो एक बात बताओ, ये जो एम है ये किसके पार्ट में रह रहा है, ये सी में रह रहा है ना, इसने ये सी का कुछ हिस्सा घेर रखा है। तो ये जो एम है, सारी जो एम सी बन गई है, ये सी की तरह भी बिहेव करेंगी और एम की तरह भी बिहेव करेंगी। जब कोई एम एक्स नहीं है या कोई एक्स एम नहीं है, तो सीधा सीधा मतलब है कि कोई एम एक्स नहीं है। तो ये जो एम है ये कुछ सी है, और यही कुछ सी है जो एक्स नहीं है। यहां पर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा करा, कुछ एम एक्स नहीं है। जब कोई एक्स एम नहीं है तो कोई एम एक्स नहीं है, और जब कोई नहीं है तो कुछ नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ सी एम है, बोलो है। तो आंसर क्या करोगे, ऑल कंक्लूजन फॉलो। ऑल कंक्लूजन यहां पर फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाओ। इस सवाल को जरा देखो एक बार, और कहता है कि वह विकल्प चुने जो बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, जो कि कतई आसान है। और आप देख सकते हो कि यहां पर डी और सी में से ही एक आएगा। तो आप बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो 20 और 3 23, 23 और 3 26, बोलो हाँ। 26 और 3 सी हो जाएगा। 29 पे सी होता है ना, बोलो हाँ। सी होगा तो डी वाले लल्ला आंसर खत्म। दो ऑप्शन तो कट गए, बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं यहां से 18 -3, बोलो 15। यहाँ -3 हो रहा है ना, हाँ। और यहाँ पर 15 से 12 -3। अब तुम यहाँ से 12 से 3 कम करोगे तो आई होगा, और सी आई कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये आता पासा का सवाल, ठीक है। पासे का एक नंबर बेहतरीन गजब का सवाल है, और तुम लोगों को ये समझना है और ये सीखना है कि इस सवाल को हम लोग भला कैसे कर सकते हैं। जल्दी से बताओ कि इस सवाल को आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से कि इस सवाल को आप लोग भला कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो कहाँ गया भाई तू, आज इधर इधर आ, इधर आ, ये रहा। बस आप लोगों को ये जानना है कि इसको हम लोग भला कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाओ, कौन बताएगा। देखना ये है कि तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, जब कभी भी जिंदगी में तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आए कि यहां पर ऊपर एल दे रखा है, ठीक है, चलो यहां पर क्या है, एल है, समझना। तुम लोग पहले इन दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना, बोलो हाँ सर। तो मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग एक काम ये ना करें कि एल के विपरीत में निकालें, पहले कौन सा है। तो इन दोनों में यहां पर बी है, यहां पर ए है, और यहां पर अल्लाह एच। यहां पर एल है, यहां पर एम है, यहां पर ए है, और ये बी है, और ये आर है, और ये एच है। देखो बी ए एच। तो यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। अपोजिट कैसे निकालते हैं, ए कॉमन वाले से क्लॉकवाइज लिख लो, ए एच बी। ए के बाद एच है, एच के बाद बी, हमेशा क्लॉकवाइज, ए एल एम, ए एल एम। अब देखो एल और बी अपोजिट है, एच सॉरी एम और बी अपोजिट, एल और एच अपोजिट। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलेंगे जो अब तक नहीं लिखा है सर आपने, ए और आर हो जाएंगे। अब देखो एल आ रहा है ना, बोलो हाँ सर। तो एल आ रहा है तो एच तो दोनों जगह ही नहीं आएगा, एच तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एल आ रहा है ना, तो एच नहीं आएगा, क्योंकि एल और एच विपरीत हैं, और हम जानते हैं कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर।
तो आप लोग कहोगे कि सर जब एल आ रहा है तो एच तो आएगा नहीं, तो दूसरा वाला तो खत्म हो गया। अब बी और आर अपोजिट होने चाहिए या नहीं? बोलो नहीं। बोलो, बोलेंगे बी और आर अपोजिट ना हो। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगे। तो बी के अपोजिट में एम है और आर के अपोजिट ए है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए सही है। और केबल और केबल और केबल ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, जबरदस्त, लाजवाब, गजब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है, और ये सवाल में ये कहना चाहता है कि आप लोग इसको ये बताएं कि भैया आपसे ये पूछे कि 8 कार हैं और इनका अलग अलग मूल्य है, प्रत्येक कार का एक भिन्न मूल्य है, सी का मूल्य ए तथा डी के मूल्य से अधिक है, यानी सी का जो मूल्य होगा ए और डी से अधिक है। चलो, सी का मूल्य ए और डी से अधिक है, ठीक है, और ये ऑप्शन है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको हमेशा ऑप्शन से मारना तुम लोग, इसमें दिमाग और टाइम बर्बाद मत करना। ये आपका कंपैरिजन वाला सवाल है, और कंपैरिजन है ना, वेट, हाइट, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल या वेट या प्राइस, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। तो देखो यहां पर आप लोगों से पूछा, तो इस सवाल को मैं कहूंगा कि सर अलग से बनाना ठीक है। अरे बनाना क्यों है, जब इन 4 में से एक तो ऑलरेडी बना हुआ होगा ना। यार इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को ये चुनना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर दम है तो करके दिखाओ, है ना। ये कहते हैं ना, हम इसको करने का तरीका क्या लगाएंगे। देखो 8 कार है, प्रत्येक कार का एक मूल्य है, सी का मूल्य ए तथा डी के मूल्य से अधिक है। तो सी ए और डी से ज्यादा है, यहाँ बोलो है, ए और डी से ज्यादा, बोलो है, ए और डी से ज्यादा है, ए और डी से ज्यादा, बोलो है। तो अभी सारे सही हैं, है ना। अब कम से कम 2 कारों का मूल्य एक से अधिक, एक से एक के मूल्य से कम है, यानी 2 कार ऐसी रहेंगी जिनका ए से कम रहेगा ही रहेगा। 2 कार ऐसी रहनी चाहिए जो ए से 2 कार सस्ती होनी चाहिए। तो बोलेंगे यहां तो एक ही है, तो ये तो गया, है ना। अब इन 3 बचे, ऐसे करना होता है ये। अब कह रहा है ना, एफ का जो मूल्य बनेगा ना वो जी तथा एच के मूल्यों से अधिक है। एफ जो बनेगा जी और एच से ज्यादा, एफ जी और एच से ज्यादा, एफ जी और एच से ज्यादा, ठीक है। डी का जो मूल्य है वो जी के मूल्य से कम है, जी से कम है डी का, बोलो है, जी से कम है डी का और जी से कम है डी का, ठीक है भैया। परंतु ई के मूल्य से अधिक है, यानी कि जो जी है उसका ई से तो अधिक रहेगा। बोलो ई से तो सर यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। बी का मूल्य एच के मूल्य से कम है, यानी बी का जो है वो एच से कम हर जगह है सर, तीनों जगह। परंतु जी के मूल्य से अधिक है, जी से ज्यादा है एच का, है ना। बी का जो मूल्य है वो एच से तो कम रहेगा और जी से ज्यादा, है ना। बी का जी से ज्यादा एच से कम। बी का देखो जी से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर सस्ती पड़ गई इससे, तो ये भी गया। जी से ज्यादा एच से कम। अब या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, केवल तुमको एक बार पढ़ने की जरूरत है भैया, एक बार पढ़ने की। कम से कम 4 कारों का मूल्य सी के मूल्य से अधिक है, सी से 4 ज्यादा है, कम से कम 4 ज्यादा रहेंगी। 1 2 3, ये तो है ही नहीं। सी के मूल्य कम से कम 4 कारों का मूल्य है जो सी के मूल्य से अधिक है। चलो ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कौन सा अनुक्रम सही होगा। बताइए कौन सा बना। अब तो तुम कर ही सकते हो सर। देखो इन दोनों में देख लो, ये समान है और ये दोनों समान हैं, और ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, और आप लोग ये देख रहे हो ना, देखो ये दोनों समान हैं, ये दोनों। अब इनमें देखो यहाँ पर आ रहा है ई और यहाँ पर आ रहा है डी, और तुम लोगों को पता है कि ई और डी में यही कंपैरिजन है कि ए तथा डी के मूल्यों से अधिक है, ए के और डी के मूल्य से अधिक है सी का मूल्य, बोलो है ना। अब देखो ए तथा डी के मूल्य से अधिक है, कम से कम 2 कारों का मूल्य है जो ए के मूल्य से कम है, ए के मूल्य से यहाँ पे भी 2 कम, यहाँ पे भी 2 कम है, ठीक है। और एफ का मूल्य जो है वो जी तथा एच के मूल्यों से अधिक है, एफ का एच और जी के मूल्यों से अधिक है। डी का मूल्य जी के मूल्य से कम है, डी का जो है वो जी से कम है, जी का जी से कम है, ठीक है सर।
परंतु ई के मूल्य से अधिक है। चलो, ई के मूल्य से अधिक है ना, तो डी का जो मूल्य है वो ई के मूल्य से अधिक होना चाहिए ना, तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन डी बचा, बात खत्म। डी इज ग्रेटर देन ई। ओके, ठीक है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप लोगों को इनको करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में था, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा था ना सवाल, बड़ा प्यारा लगा मुझे तो। और इस सीरीज को बनाइए। अब तुम देखते चलना, ये कह रहा कि गलत टर्म हम लोगों को निकालना है यहाँ पर, और रॉन्ग टर्म हम लोग निकालेंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग निकालो इसका रॉन्ग टर्म। जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ यार। देखो, आप इसको डिफरेंस से भी कर सकते हो। कैसे, देखो, आप लोग यहां दिमाग लगाते हैं कि यहां पर कितना है, बोलो 25, यहां पर कितना है, बोलो 49, यहां पर कितना, चार में से तीन गया एक, चार में से दो गया दो, और दो में से एक गया एक। अब यहां पर कितना बोलेंगे, ये तो है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, तो 5 7 11, अगला 13 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 169 का अंतर होना चाहिए। 9 और 4 13, 4 6 4 10 और 1 11, 2 3 और 1 4, सर बिल्कुल सही है। तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि 5 7 11 13, 15 नहीं होगा, यहाँ 17 होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, है ना। चलो, 17 का स्क्वायर 289 होता है, बोलो हाँ। अब इस 289 में मैंने बोला, तुम लोग लिखोगे 400 ऐसे करके 13, बोलो हाँ। और यहां पर 289 हम लोग जोड़ दें तो 9 3 12 का, तो कैरी एक, 8 9, 8 9 और एक 10 की जीरो, कैरी एक, 4 और 2 6 और एक 7। देखो, तो ये वाला हमारा जो टर्म है ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को, क्लियर समझ आ रहा है ना। देखो यार, ये तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। कितनी कार त्रिभुज नहीं है, ऐसी कितनी कार हैं जो ट्रायंगल नहीं है, ये बात तुम लोगों को जाननी है। कितनी कार हैं ऐसी जो त्रिभुज में नहीं है, एक बात जल्दी से बता दो, है ना। चलो 10 सवाल हमारे हो चुके हैं, जल्दी से बताओ कितनी कार हैं जो त्रिभुज नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये तो त्रिभुज है, बोलो हाँ। अब जो त्रिभुज में नहीं है वही त्रिभुज नहीं है, वो कार हो और त्रिभुज में ना हो, बस। यानी कार तो हो पर त्रिभुज में ना हो, तो यही तो कह रहा, कार है जो त्रिभुज नहीं है। हाउ मेनी कार्स आर नॉट ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल के अंदर कार है उनको छोड़ दो, यानी कि नॉट। अब ये तो नाव है ना, तो ये भी ऐसी नाव है जो कार है, और ये भी 8 और 8 16 17 18 19, कितना हो जाएगा, बोलो 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, ओके की रिपोर्ट है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ जाओ। अब इस सवाल का आंसर आप लोगों को खुद बताना है, क्योंकि एक सवाल तो मेरी तरफ से आप लोगों को बनता ही है ना। चलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तुमको ये होमवर्क में दे दे रहा हूं, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझको कमेंट में करेंगे, ईमानदारी से काम करना, है ना। और आगे का एक सवाल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अगर आपके जिंदगी में कभी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे जज करोगे, बताओ, कैसे जज करोगे, ऐसा सवाल तुम्हारे पास आ जाए। देखो, ऐसे सवाल को कई बार हम लोग ज्यादा डीप पढ़ लेते हैं या पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, जो कि ऐसा हमको करना ही नहीं है। जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए।
देखो इधर, और थोड़ा ध्यान देना, अगर हम लोग जब कभी भी सवाल की ओर फोकस कर रहे हैं और हम लोगों को इस सवाल को पूरा रीड नहीं करना है भाई, अगर तुम पूरा रीड करोगे टाइम बर्बाद कर दोगे। थोड़ा सा इशू है, कॉल आ गई थी मम्मी की तो मैं थोड़ा लग गया था। तो इधर आ जाओ, है ना, तो को ध्यान से देखो इधर। बोलो क्या कह रहा है कि भैया व्हाइट ब्लू का कोड क्या है। तो तुम लोग देखो ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड के लिए ये लिए जा रहे हैं ना, बोलो हाँ सर। तो तुमको बस इतना ही दिमाग तुरंत लगा लेना चाहिए, ना तो यहाँ व्हाइट है और ना यहाँ ब्लू है, इसका मतलब ये तीन तो आंसर नहीं होने, यानी पीजी आंसर नहीं होना, मैं कहूंगा बिल्कुल। एफ यू आंसर नहीं होना, बोलो बिल्कुल। एल ए आंसर होगा, बोलो एल ए आंसर नहीं होगा सर, एल ए आंसर नहीं होगा, एल ए आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ऐसे चुटकी में आंसर निकाल दो तो मजा ही आ जाए। अच्छा, मेरा तरीका कैसा लगा तुमको ये सवाल करने का? मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं, जब मैं रात को 10 बजे रेलवे अड्डा पे क्लास लेता हूं तो मेरी वहां प्रैक्टिस क्लास चलती है, और मैं बच्चों को हमेशा ऐसा सवाल जब कभी भी हमारे सामने आता है तो मेरे स्टूडेंट तो कभी से पढ़ते ही नहीं है, बोलते सर क्या चाहिए, बोलो इसने बोला व्हाइट एंड ब्लू चाहिए। देखो पहला सेंटेंस देखा ना, तो यहाँ व्हाइट है ना ब्लू है, ना यहाँ व्हाइट है ना यहाँ ब्लू है, इसके कोड है ये, तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो तुरंत देखो काट दो, पीजी नहीं होगा, एफ यू नहीं होगा, एल ए नहीं होगा, ऑप्शन ए, बस बात खत्म। बोलो कैसा लगा, बोलो ना जरा लगा कैसा, अच्छा है ना, बढ़िया एकदम। इस तरीके से उड़ा दिया करो तुम लोग गर्दा, ठीक है। चलो, और अभी आपको बताना है, देखो आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है इस, अरे भाई कहां जा रहा है, देखो ये मैंने आप लोगों को दिया है होमवर्क, ठीक है भैया। होमवर्क बोले तो आप लोगों को इसका आंसर यार कमेंट में करना, मैं आप लोगों का इंतजार करूं, टाइम सेविंग टेक, बिल्कुल भैया मस्त है सर, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को डेली इस क्लास में आना है, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो आप लोगों को मैं डेली क्लास लेके आता रहूंगा 11 AM पे। और आप चाहते हैं कि सर हमारी रीजनिंग की और अच्छी बेहतर प्रैक्टिस करा दो, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ रेलवे अड्डा 24/7 पर रात को 10 बजे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और चैप्टर वाइज अब भैया आपको और पढ़ना है तो रेलवे अड्डा 24/7 पर 5 PM पर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, आप लोग जैसा चाहो वैसा पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत जानना है तो बताइए, वरना तो हम क्लास को एंड करते हैं। डेली 35-40 मिनट की ही क्लास रहेगी ये, क्योंकि आपका एक एग्जाम का पेपर कराऊंगा तो उसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग का कॉम्बिनेशन ही आता है, ठीक है। क्लियर है ना, ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कुछ पूछना नहीं है फिर मैं जाऊं, है भाई? ठीक है चलो, तो कोई बात नहीं, हम लोग मुलाकात करते रहेंगे ऐसे ही लगातार, और आप लोग मेरे साथ, मैंने आपको बता ही दिया यथास्थान कि आप लोग मेरे साथ कहाँ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद जय भारत। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस सवाल का आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।